नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। आज बात करेंगे दिग्गी के फिर बिगड़े बोल, क्योंकि दिग्विजय सिंह के जब बयान आते हैं तो या तो वो विवादित होते हैं या फिर उनके ऐसे बोल होते हैं जो कि दोनों राजनीतिक पार्टियों में खलबली मचा देते हैं। देश और प्रदेश की अगर बात करें, जहां एक और कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों के साथ मिलकर केंद्र सरकार का विरोध करती नजर आ रही है, वहीं मध्य प्रदेश के नीलम पार्क में विपक्षी दलों ने मिलकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का विरोध किया। दिग्विजय सिंह अक्सर ही बीजेपी और संघ पर हमला करते रहते हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हुए फिर आज एक बड़ी बात कह दी। यह लड़ाई बहुत लंबी है, उन्होंने कहा। हम इनसे लड़ रहे हैं क्योंकि बच्चों को शिशु मंदिर स्कूल में ही नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। इस नफरत के कारणों को अगर देखें तो देश भर में दंगे की स्थिति बनती है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि अंग्रेज जानते थे कि हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते। वहीं बीजेपी दिग्विजय सिंह के बयानों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जिस प्रकार दिग्विजय सिंह हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे बयान देते हैं, उन्होंने अब तो हद कर दी है। जब किसी देश के प्रतिष्ठित संस्थान सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों को लेकर टिप्पणी अगर ये की गई है तो हम हिंदुस्तानियों का ये पूरा अपमान है, क्योंकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि जो शिशु मंदिर हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर नफरत के बीज पैदा कर रहे हैं। और इसी तमाम चर्चा में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि दिग्विजय सिंह ने आखिर कहा क्या था और बीजेपी का इस पर क्या पलटवार आया है। केवल एक दिन की बैठक और एक दिन के धरने से बात नहीं बनी। ये वो लोग हैं जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज होते हैं। और वही नफरत का बीज धीरे 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 आगे बढ़कर देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है, सांप्रदायिक कटुता पैदा करता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है और देश में दंगे फसाद होते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे हुए बयान देते हैं, और आज तो उन्होंने हद कर दी जब इस देश के प्रतिष्ठित संस्थान सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों को लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी व्यक्त की है, कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानियों का अपमान है, हिंदुस्तानियों के उन बच्चों का अपमान है जिन लोगों ने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके आज देश के चहुमुखी विकास में अपना श्रेष्ठ योगदान प्रदान कर रहे हैं। तालिबान का समर्थन करना, आईएसआई का समर्थन करना, आतंकवादियों का समर्थन करना, पाकिस्तानियों का समर्थन करना और हिंदुओं को अपमानित करना दिग्विजय सिंह जी की राजनीति का एक प्रमुख मोहरा बन गया है। तो फिर से दिग्विजय सिंह का ऐसा बयान जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। अगर कहें दिग्विजय सिंह के और भी बयानों की अगर बात करें तो लगातार उनके ऐसे बयान आते रहे हैं, चाहे वो 2028 तक हिंदू मुसलमानों की जन्म दर की बात हो। ये एक भविष्यवाणी थी, स्टडी का चूंकि हवाला दिया था दिग्विजय सिंह ने, लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के बयानों से बवाल जरूर होता है। इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चेतन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस के नेता योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चेतन जी, आपसे आज फिर एक ऐसा बयान आया है जिससे अब राजनीतिक जो महकमे हैं उनमें जिस तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल हो गया है, और इसके पहले भी दिग्विजय सिंह, ये बयान उनका पहला नहीं है, और इस तरीके का बयान शिशु मंदिर को अगर सरस्वती शिशु मंदिर को फिर से आड़े हाथों दिग्विजय सिंह ने लिया है। इसके पहले भी एक दो बार अगर आपको याद हो, दिग्विजय सिंह सरस्वती शिशु मंदिर की बात कर चुके हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर में जो चूंकि जिस तरीके से धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है वो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता को खराब कर रहा है। चेतन जी क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह जी के जो नफरत है वो हिंदुओं के प्रति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वह बच्चों में भी नफरत के भाव देखने लगे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर इस देश का श्रेष्ठ संस्थान है। आज अभी यूपीएससी की सूची जारी हुई है। मुझे गर्व और फख्र है कि 43 बच्चों ने सरस्वती शिशु मंदिर से आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। क्या दिग्विजय सिंह जी इनको इनकार कर सकते हैं? क्या केवल तुष्टीकरण की राजनीति, क्या केवल किसी वर्ग को खुश करने के लिए क्या इस प्रकार के बयानों की आवश्यकता है? अगर आपको बात करनी है तो
आप इस देश के हिंदुत्व पर करिए, विचारधारा पर करिए, भारत माँ पर करिए, चौतरफा जो समस्याएं चल रही उसको लेकर के करिए। लेकिन पता नहीं, आप आतंकवादियों का समर्थन करेंगे, कभी जाकिर नाइक जैसे देशद्रोहियों का समर्थन करेंगे, तो कभी आईएसआई का करेंगे, कभी तालिबान का करेंगे, कभी पाकिस्तान का करेंगे। आज तो हद कर दी जब आपने बच्चों को आड़ लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के जिस प्रकार की नफरत की भाषा का आपने उल्लेख किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं श्रीमती सोनिया जी के इशारे पर दिग्विजय सिंह जी को इस प्रकार के बयान देने की कोई ना कोई बाध्यता तो होगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी लगातार जिस प्रकार हिंदुत्व पर प्रहार कर रहे हैं, जिस तरह हिंदुत्व को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के या सेंट्रल के इशारे पर कर रहे हैं। लेकिन इस देश और प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह जी को बहुत अच्छे से जानती है, पहचानती है, और 4.25 लाख का तिलक इस भोपाल लोकसभा की जनता ने ऐसे थोड़ी ना किया है। योगेश जी, विचारों को, योगेश गुप्ता जी क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चों को शिशु मंदिर में नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, देखिए माननीय दिग्विजय सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, हमेशा से आरएसएस और संघ के निशाने पर वो रहते हैं और उनके निशाने पर आरएसएस और संघ रहता है। जी दिग्विजय सिंह जी जो बातें कहते हैं वो थोड़ी कड़वी जरूर है, मगर सबसे परे कतई नहीं है। तात्पर्य यह कहने का कि हिंदुस्तान का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस होता है। आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, टिहरी बॉर्डर पर बैठे हुए हमारे किसान भाइयों को आप खालिस्तानी बता योगेश जी मुद्दे से नहीं मुद्दे भटकना। पर यूं हिंदुत्व की बात हो रही है। आप तो मुझे बताइए कि आप कौन से स्कूल से पढ़े योगेश जी आप कौन से स्कूल से पढ़े? मैं आपके कहने से बयान नहीं दूंगा, सीधी बात। अगर आपको डिबेट कंटिन्यू करनी है तो लेट मी कंटिन्यू, अदरवाइज मैं विड्रॉ कर। नहीं, अब आप कहाँ किसान आंदोलन पे पहुंच गए योगेश जी? मैं किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ किसान आंदोलन में बैठे हुए किसानों को भारतीय जनता पार्टी के लोग खालिस्तानी बताते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तानी बताते हैं। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह का जो वातावरण पिछले 60 सालों से, खास तौर से जब से माननीय हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता को शिरोधार्य किया है, तब से लगातार कमोबेश सभी राज्यों में इस प्रकार की जो दुर्दांत घटनाएं जिसे कहना चाहिए, चाहे वो आदिवासियों को ऊपर अत्याचार की फिर आप कहाँ चले गए? योगेश जी फिर आप कहाँ चले गए? अरे मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा आप हो तो जाने दीजिए बात कंप्लीट। टाइम होता है ना, एक लिमिट होती है टाइम की योगेश जी। टाइम, अरे तो दिग्विजय सिंह जी के ऊपर बात हो रही है तो उनकी बातों को सत्यापित करने के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ जी करिए, कि आपके हिसाब से बात करूँ, आप बताइए। नहीं तो आप इतना बता दीजिए मुझे कि बच्चों को शिशु मंदिर में नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। देखिए दिग्विजय सिंह जी का कहने का जो तात्पर्य है, नहीं तात्पर्य छोड़िए, आप एक सेकंड में खत्म करूंगा। एक सवाल, देखिए आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? मैं अपनी बात को प्रमाणित करना चाहूंगा दूसरे ढंग से जी। माननीय मोदी जी यूएस की यात्रा पर 3 दिन से जी, वहां पर जाकर आप दीनदयाल जी की बात नहीं करते हो, गोडसे की बात नहीं करते हो, वहाँ आप परम श्रद्धेय महात्मा गांधी की बात करते हो। महात्मा गांधी कौन है? हमारे कांग्रेस के संस्थापक है। कांग्रेस की विचारधारा मतलब आपकी प्रॉपर्टी है, उनका नाम नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस की प्रॉपर्टी है, नहीं तो कांग्रेस की प्रॉपर्टी है, उनका नाम नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस की विचारधारा आज भी उस गांधी के सिद्धांतों पर है, अरे सिद्धांत पे नहीं है। आप वहाँ जाकर दीनदयाल जी को क्यों नहीं प्रचारित करते हो? आप वहाँ जाके मुखर्जी को याद क्यों नहीं करते हो? आप वहाँ जाके गोडसे की बात नहीं करते हो? अरे तो आप मुखर्जी की बात कर लीजिएगा ना जब वहाँ जाएंगे तो। देखिए संघ की जो विचारधारा है उसने हमारे परम श्रद्धेय बापू महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां मारी थी, तो संघ तो निशाने पर रहेगा। अब उसको आप कैसे भी ले लें। हेलो योगेश जी, हाँ जी, हाँ बोलिए ना, आप पूरी बात कर लीजिए। जी हाँ जी। तो देखिए दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष रूप से आज का जो वातावरण है हिंदुस्तान के अंदर, सभी वर्ग प्रताड़ित है और वो उस बात को प्रमाणित करता है कि बजाय सुशासन के नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की। मतलब चलिए योगेश जी भी मानते हैं कि शिशु मंदिर में, योगेश जी भी मानते हैं कि शिशु मंदिर में नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है, यही समझे? शिशु मंदिर में अगर गोडसे को पढ़ाया जाता है
तो वो नफरत का पाठ है। पाठ्य पुस्तक आप निगम की तय पढ़ाई कर जाती लीजिए। हूँ आप। चलिए अब ठीक है आप तय ठीक है कर चेतन जी, लीजिए कि शिशु मंदिर चेतन जी में मतलब अब गोडसे तो को पढ़ाया कांग्रेस जाता है एक सुर में हो या गई है, बापू और को पढ़ाया मतलब जाता कहना है। चाहिए कि ये बात सही है कि बड़े नेता का जब बयान आता है, वो इस देखिए, तरीके का सहमति बयान आता नहीं है है। तो डिफेंड करना भी सहमति- मुश्किल हो जाता है प्रवक्ताओं को। ये सहमति भी बात होना सही, मैं दर्द और समझ राजा सकता साहब हूँ की योगेश बात जी को आपका, प्रमाणित करना दर्द एक समझ गलत बात सकता हूँ। है। शायद आप भी शिशु मंदिर में पढ़े हो, लेकिन अब आप यहाँ पे नहीं बोल सकते क्योंकि आप एक पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं। कोई बात नहीं, चलिए मैं चेतन सिंह मॉडल जी, हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा चेतन हूँ, जी, मॉडल चेतन जी हायर इस सेकेंडरी तरीके स्कूल के का मैं, बयानों से जहाँ से क्या 1400 मानते हैं चौहान आपकी निकले। समाज में किस तरीके का संदेश जाता है? हालांकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी के बयान आते रहे हैं उससे समाज का एक तबका नाराज भी दिखता है, और ये बात ठीक है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर समाज के लोगों को या एक वर्ग के लोगों को साधने के लिए या बात करने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं, तो कितना क्या समाज में इस तरीके के जो बयान आते हैं चेतन जी, स्कूली संस्थान जहां पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं उसके लिए इस तरीके के बयान? नरेंद्र जी, शायद दिग्विजय सिंह जी को भ्रम है, जी और मैं इसको भ्रम को केवल भारतीय जनता पार्टी के नाते नहीं, मैं तो कहता हूं, मेरे मित्र योगेश जी बैठे हैं, ये लोकसभा के चुनाव के अगर वोट ऑफ परसेंट के आंसर शीट उठा करके देख लें, जिस तबके के लिए बात करते हैं उस तबके का भी पढ़ा लिखा समझदार जो मुस्लिम है वो इनके बयानों से नफरत करता है। वो कहता है कि हमको आपस में लड़ाने का काम, हमको आपस में सामंजस्य हमारा कैसे खत्म हो, इस तरह की बातें हमेशा दिग्विजय सिंह जी क्यों करते जी, हैं? वो बिल्कुल। सच में कांग्रेस के अनेक नेता मुझसे कहते हैं कि हम लोग इस तरह की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो पता नहीं उनको कौन इस तरह की बात कहता है जो इस तरह की बात करते हैं। मेरे मित्र कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से देश बनता है, ये भारतीय जनता पार्टी के कहने से किसी का प्रमाण पत्र नहीं, हमने कब कहा है? हम कोई सर्टिफाइड एजेंसी थोड़ी ना है, सही बात मार है। के हिंदुत्व की लेकर के बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। 130 करोड़ लोगों का ये हिंदुस्तान है योगेश जी, चलाइए ना, जगाइए ना, कहिए ना वंदे मातरम, भारत माता की जय, कहिए ना राष्ट्रवाद के साथ। मैं भाजपा के कारण नहीं कह रहा हूँ, एक काम हिंदुस्तानी के कारण कह रहा हूँ योगेश जी। ये आप हमेशा कहते हो कि हिंदुत्व पे आपका कोई ट्रेडमार्क है, प्रभु राम जी पर आपका ट्रेडमार्क है, कोई किसी का ट्रेडमार्क नहीं है, ऐसा कभी ये नहीं कहा। हमारे अपने आपने मानने कहा वाली ना बात अभी कि है। गांधी जी हमारे गांधी जी अपने कौन आस्था थे, का महात्मा प्रश्न है। गांधी कौन थे, मेरा आपने अभी दिग्विजय सिंह कहा। जी ने आज का एक मिनट नरेंद्र जी। जी, एक मिनट, अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे महात्मा गांधी जी की, जी। क्या महात्मा गांधी जी क्या कांग्रेस के ट्रेडमार्क है क्या? ये बताना है योगेश जी आप, अगर आपको लगता है कि केवल महात्मा गांधी जी केवल कांग्रेस के ट्रेडमार्क है तो आप बताइएगा अपने उद्बोधन में। आज जवाब दिग्विजय ले सिंह लीजिए। जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि आज एक दिन के धरने से कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए हमको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक मैं है। आपके चैनल के माध्यम से जी। दिग्विजय सिंह जी से निवेदन करता हूं कि कम से कम इस धरने को कंटिन्यू करने के लिए आप ही बैठ जाइए। आपके पास पार्टी की तरफ से तो कोई अधिकृत काम बचा नहीं है, तो आप कम से कम राष्ट्रवाद के खिलाफ एक प्रखर वक्ता बनकर के, प्रखर आवाज बनकर के लड़ाई लड़िए, क्योंकि राष्ट्रवाद तो जो है वो भाजपा के साथ था, है और रहेगा, लेकिन इस देश में तथा कथित राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व भी कई लोग करते हैं, तो उसमें से एक चेहरा और मोहरा आप भी बनकर के काम करिए। जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी की बात, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस नीति पर काम करते हैं। और योगेश जी, हम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी स्टैच्यू लगाने का हमने काम किया, वो कांग्रेस के लीडर थे, हमने तो कभी मना नहीं किया। श्रीमती इंदिरा गांधी को भी हमारे उस समय के विपक्ष के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किन शब्दों के साथ महिमा मंडित किया। जो देश की खातिर जीता है, जो देश के विचारों के खातिर जीता है, उसका हम सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का। केवल हिंदू मुस्लिम में बांट करके इस देश में विभाजन की राजनीति करना, किसी को जाति में बांटो, किसी को धर्म में बांटो, किसी को पंथ में बांटो, किसी को क्षेत्र में बांटो, ये क्षेत्र की राजनीति, जाति की राजनीति जितना कांग्रेस करेगी, आप मत समझिए कि आग का खेल हमेशा सामने वाले को जलाता है। आग का खेल हमेशा बुरा होता है, और इस आग के खेल में आपके हाथ जले हैं। शायद आप आसाम को भूल गए, शायद आप पंजाब को भूल गए, शायद आप दिल्ली को भूल गए, शायद आप जम्मू कश्मीर को भूल गए। ये सारी लड़ाइयां वैचारिक रूप से जो कांग्रेस ने, जी मैं आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। जो अलगाव योगेश जी आप भी मेरे भाई हैं, आपके पास आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस परिवर्तन की, इस अलगाववाद की जो आपने बीज बोए हैं, इसकी कीमत कांग्रेस ने हिंदुस्तान में चुकाई है। मैं तो अभी भी कहता हूँ, लड़ना है तो मुद्दों पर लड़िए ना। भारतीय जनता पार्टी का योगेश जी चलिए ठीक है, मुद्दों पर आकर के करिए। योगेश जी एक बात का जवाब दीजिए कि ये सिर्फ ये पूरे बयान दिग्विजय सिंह क्यों देते हैं? मतलब कई बयानों पर तो केंद्रीय नेतृत्व ने भी आपके कहा है कि ये उनका निजी विचार है उनके, ये कहने की नौबत आती क्यों है? आप एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचे थे, वहां पर आपने धरना दिया था, धरने की आप महंगाई की बात कर रहे थे, वहां पर आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, फिर ये शिशु मंदिर कहां से बीच में आ गया?
देखिए नरेंद्र जी, आपने चेतन जी को, मेरे मित्र हैं, आपने बिल्कुल नहीं टोका। मैं अपेक्षा रखूंगा आप मुझे माफ नहीं नहीं टोकूंगा, चलिए आप बोलिए। है ना। जी चेतन सिंह जी ने एक डायलॉग मारा, क्रमोवश सभी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मारते हैं। जी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर राजनीति करती है। पिछले 7 वर्षों से किसका विकास हुआ, किसका साथ लिया भारतीय जनता पार्टी ने? आज हमारी जीडीपी कहाँ है? ओले मुंह पड़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा युवा 45% से ज्यादा बेरोजगारी की दर हमारे भारत में है। हमारा रुपए का अवमूल्यन किस तरीके से हुआ है? आर्थिक हालात आज हमारे क्या है? मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सरकार हर 7 से 8 दिन में 2000-2500 करोड़ का कर्जा ले रही है। तो कहाँ है सबका विकास साहब? विकास तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, उसके नेताओं का और उनके फंड का हुआ है। रही बात हिंदुत्व, इन्होंने एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा चेतन सिंह जी ने कि महात्मा गांधी जी ट्रेडमार्क है। अरे महात्मा गांधी जी श्रद्धेय बापू है, राष्ट्रपिता है, वो ट्रेडमार्क नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा पर आज भी जीवित है। उसी विचारधारा आ रहा हूँ पर चेतन जी, आपके पास आ रहा हूँ जी। डर और भय का माहौल कांग्रेस ने कभी देश में निर्मित नहीं किया है। हमेशा कमजोर तबके के लिए काम किया है, उसको उभारने का काम किया है। आज 80 करोड़ से ज्यादा गरीब देश में मोदी जी एक नहीं कम से कम 10 बार अपने भाषणों में बोल चुके हैं। मतलब गरीबी बड़ी साफ ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बड़ी नहीं, देखिए आप इतनी जल्दी मत दाएं बाएं होना करिए, मुझे भी बोलने का अवसर दिया करिए। जी जी आप 80 करोड़ गरीबों की संख्या मोदी जी ने कबूल करी है पिछले 7 वर्षों में। जी। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे सत्ता में 2014 में, तब 48 करोड़ गरीबी की रेखा थी हमारी और जीडीपी थी 8.29। आज क्या हालत है? तो केवल ये जातिवाद पर आधारित राजनीति कौन लोग करते हैं? ये मैं नहीं बोल रहा, ये दिग्विजय सिंह जी नहीं बोल रहे, ये पूरा प्रदेश, पूरे देश की जनता जानती है। सम्मानित ठीक मीडिया है, आप जवाब ले लें अगर आपकी आज्ञा हो तो जवाब ले लें। आप जैसे बुद्धिजीवी भी जानते हैं। चलिए चलिए ठीक है चेतन जी। देखिए मैं राजा साहब का एडवोकेट बन के यहाँ नहीं बैठा हूँ जी, लेकिन उनकी बातों में कहीं ना कहीं दम है। अच्छा योगेश जी, आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं? मैं मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान पढ़े हैं, और जब मैं 6th क्लास में था तो शिवराज जी 11वीं क्लास में थे। मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ और प्रेसिडेंट का चुनाव जीते थे वो। एक टॉफी पार्ले की किस्मी टॉफी आती थी, वो बांट कर। योगेश जी, मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ। आज भी अच्छे वक्ता है योगेश जी, मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ योगेश जी। आदर्श विद्या मंदिर मॉडर्न स्कूल टीटी नगर। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं चेतन जी। चेतन जी देखिए, मेरे मित्र कह रहे हैं कि गांधी जी कांग्रेस के संस्थापक थे, कांग्रेस के राष्ट्रपिता थे, जो कुछ भी है जी, लेकिन क्या मैं जवाबदारी के साथ पूछना चाहता हूं, क्या सच में कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की? इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए, आपको आपके नेता का इतिहास पता नहीं है। फिर कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश नागरिक ने की है, अंग्रेज ने की है, और महात्मा गांधी जी ने कभी उसकी बोल लेना। अभी आप जहाँ बात कर रहे थे, आप जीडीपी की बात कर रहे थे, 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को फ्री ऑफ कास्ट ये सरकार अन्न उपलब्ध करा रही है। 80 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी बिना किसी भेदभाव के जी मुफ्त इलाज आयुष्मान योजना में दे रहे हैं। इस देश के किसानों का चिंतन पहली बार सम्मान राशि के रूप में अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप बात करते हो देश में उथल पुथल की, बात करते हो कि जीडीपी कमजोर हो गई। अमेरिका का जरा दृश्य देख लीजिए, क्या हाल है। देखिए आप अपने हिंदुस्तान में रह करके अपने प्रधानमंत्री को अपमानित करने का कोई क्षण नहीं गंवाना चाहते हो। वो फॉरेन के लोग इस देश के प्रधानमंत्री को, मैं माननीय मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात करना चाहता हूं, जिसका सम्मान किस प्रकार से चारों ओर से दोनों हाथ खोल करके जनता जनार्दन कर रही है। ये हमारे देश की ताकत है। ये 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये 130 करोड़ भारतीयों की एक मजबूत बुलंद आवाज है। योगेश जी, भाजपा कांग्रेस तो बाद में होती है, ये सारे देश, सारा मुल्क एक है, तभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का इतना सम्मान हो रहा है। आज जिन लोगों ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, आज उसको लेकर के बड़े कंट्रियों ने किस प्रकार का स्टैंड लिया, किस प्रकार का बयान जारी किया, ये हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। और आज की तारीख में, आज 3 दिन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है,
ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित करता है कि हिंदुस्तान की ताकत बड़ी है, हिंदुस्तान विश्व की उस चोटी पर जाकर के बैठा है जिसको महाशक्तियां भी बहुत संभावनाओं के साथ अपनी उन निगाहों से देखती है कि अगर कभी हम पर संकट आया तो भारत इस संकट से निकालने का काम हमको करेगा। जो चाइना कभी हमको आंख दिखाने की जरूरत करता था, साउथ चाइना में हमारा विक्रांत जाकर के उसकी निगरानी कर रहा है। ये हमारे लिए फक्र की बात है। 5000 किलोमीटर की अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण हमारे वैज्ञानिकों ने किया। ये हमारे साइंटिस्टों पर फक्र करने की बात है, गर्व करने की बात है। ये देश कभी लोगों से टेक्नोलॉजी लिया करता था, ये देश अब लोगों को टेक्नोलॉजी देने का काम करता है। ये देश का युवा वो है जो अपने उंगली की माउस से सारे विश्व को चलाता है। आप अपने देश के युवाओं की ताकत को नहीं पहचान पाए, उसमें हमारा कसूर नहीं है। ये आपका विजन है, आपकी पार्टी का विजन है, आपकी पार्टी के नेताओं का विजन है। मैं तो कहता हूं योगेश जी, अगर देश की बात हो तो कम से कम अपने और व्यक्तिगत मतभेद को तो भुला करके कभी देश की तो तारीफ करना सीखिए आप लोग। कभी कहिए गर्व से, शौर्य के साथ कहिए, फक्र के साथ कहिए, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत माता की जय। कम से कम इतना तो कह ही सकते हो आप लोग, कि नहीं कह सकते? केवल आप लोग अपने नेताओं का चालीसा पढ़ने में योगेश जी अभी बोलेंगे। योगेश जी, भारत माता की। आप बोलना मैं सुनूंगा, लेकिन योगेश जी मेरा आपसे भी निवेदन है, कम से कम भारत माता की जय आप बोला करो, वंदे मातरम बोला करो। क्या है, अगर हम अपने वतन की खातिर अपने वतन की वाहवाही नहीं कर सके, उस माँ की वंदना नहीं कर सके जिसके कारण इसे पृथ्वी पर योगेश जी बड़ी बात है। अगर देश के लोग वंदे मातरम भी नहीं बोल सकते हैं तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है ना। और आज हम बात कर रहे हैं कि कभी मदरसों की बात होती थी, आज शिशु मंदिर की बात होने लगी, तो बहुत सारी चीजें योगेश जी खुलेंगी तो बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी। मुझे लगता है 2-3 घंटे की चली जाएगी। जवाब दो जी जी। देखिए, मोटी मोटी जो बातें चेतन सिंह जी ने बोली है उनका मैं खंडन करना चाहूंगा। अच्छा। भारत माँ की जय हम बचपन से बोलते आ रहे हैं और हमेशा बोलेंगे। भारत माता हमारे हृदय में स्थापित है और भारत माता के लिए हम कांग्रेसियों ने शहादत दी है और आगे भी देते रहेंगे। तो भारत माता की जय पूरी शान से बोलेंगे। वंदे मातरम का नारा भी हनी ने दिया था जी। तो वंदे मातरम से हमें कोई परहेज नहीं है। वंदे मातरम की बात करने वाले अगर लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं तो वो मुझे 4-6 लाइन वंदे मातरम की गा के सुना दे तो मैं उनको नमन करूंगा। एक बात। दूसरी बात, मोदी जी की चलिए चेतन जी सुनाएंगे अभी। चेतन जी सुनाएंगे, सुन लीजिए ना। नहीं नरेंद्र जी, टाइम है ना अभी मैं आगे से आपके चैनल पर बैठने से पहले सोचूंगा। आप मुझे बोलने नहीं देते यार। अरे मैं तो आपको वंदे मातरम सुनवा रहा था। कितना लंबा चेतन सिंह जी को बोलने का टाइम देते हो। और मैं जब चलिए अब डिबेट आप सही खत्म करेंगे, आप बोलिए। तो आप मुझे बिल्कुल बोलना ही नहीं देते यार, बिल्कुल गलत बात है। जी जी बोलिए बोलिए। नरेंद्र जी, आपका बड़ा सम्मान है मेरी नजर में। थोड़ा सा अगर हम कांग्रेसियों को बुलाते हो तो सुनने की जरूरत उठाया करो, नहीं तो एक कर दिया। चलिए बोलिए। हाँ, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर है माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे भी है, पूरे देश के हैं, इस बात से कतई इनकार नहीं है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर आस्था रखने वाले लोग हैं, भरोसा रखते हैं। मगर लोकतंत्र का जिस तरीके से माननीय मोदी जी से कई साल छोटी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जो सरेआम पूरे विश्व को सामने सिखाया है ना मोदी जी को, वो लज्जाजनक जरूर है, सोचनी जरूर है। माननीय मोदी जी को सोचना तो पड़ेगा यूएस दौरे के बाद, आने के बाद, कि लोकतांत्रिक मूल्यों का कितना दोहन हुआ है पिछले 7 सालों में। उसके प्रति पूरे विश्व की निगाह भारत पर है और भारत शर्मिंदा है इस बात से। तो ये बात मोदी जी को थोड़ा सा अब इस पर चिंतन मनन जरूर करना होगा, एक बात। बाकी रही बात, देखिए, भारत माता की आजादी की, और भारत माता आज मजबूत है तो सशक्त 7 साल में नहीं हुआ हमारा भारत जी, 70 सालों का इतिहास है। इसके पीछे कांग्रेस सहित कई पूर्ववर्ती सरकारों के अथक प्रयास है, तब जाके हमारा भारत इतना सुदृढ़, इतना मजबूत हुआ है। एक साइंटिस्ट हमारे माननीय स्वर्गीय अब्दुल कलाम आजाद भी थे, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते थे। उन्होंने हमारे देश को क्या नहीं दिया है। तो देखिए, इसीलिए मैंने योगेश जी उस चीज से इसीलिए मैंने डिबेट की शुरुआत में कहा था कि हिंदुस्तान का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ना कि केवल भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। चलिए योगेश जी, एक बात का और जवाब दे दीजिए मुझे कि तो फिर इस तरीके की नफरत के जो भाषण हैं, जिस तरीके के ये बयान दिए जाते हैं,
इनसे आप क्या मानते हैं कि दिग्विजय सिंह प्रूफ क्या करना चाहते हैं इस तरीके के बयान देकर? देखिए नरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के कई राष्ट्रीय और राजकीय नेताओं के, खासतौर से योगी जी के कई विवादित बयान अन्य वर्गों को लेकर आते रहे, मगर उस पर डिबेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? होती है, हमारे यहाँ हुई है। मैं आपको दिग्विजय सिंह जी के मुंह से कुछ निकला और आप लोगों ने पकड़ा, तो कुछ अच्छा सा भी तो निकलना चाहिए। क्या निकलेगा कि आप किसी भी तरीके से कोई भी बयान दे देंगे? आप दिग्विजय सिंह जी ने कहीं भी गलत कुछ नहीं कोट किया है। उन्होंने चलिए ठीक है, मतलब ठीक है, पार्टी का स्टैंड यही है ना कि कुछ गलत नहीं बोला। आप यही कहना चाहते हैं ना कि आपका सीधा सा ये कहना है कि आप उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर में नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। सरस्वती शिशु मंदिर की बात क्यों खाली, पूरे देश की बात क्यों नहीं? आज हिंदू हृदय सम्राट योगी जी और मोदी जी के शासन में सबसे ज्यादा साधु संतों की हत्याएं पिछले 70 वर्षों में सर्वाधिक। चलिए अब देखिए, आपने कहा हमें बोलने नहीं देते। आप देखिए, अब आप बहुत कम टाइम बचा है, 2-3 मिनट बचे हैं। चेतन जी का जवाब ले लेते हैं। योगेश जी मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरा 4 मिनट दिया है। योगेश जी, चलिए चेतन जी जवाब ले लेते हैं। देखिए, बात जिस विषय पर हो उस विषय से तो मेरे मित्र कहीं योगी जी पर चले गए, कहीं मोदी जी पर चले गए, कहीं चले गए, लेकिन क्या दिग्विजय सिंह जी नहीं आप देखिए, मैंने आपकी बात सुनी। क्या दिग्विजय सिंह जी के विचारों से योगेश जी आप सहमत हो? तो दिग्विजय सिंह जी ने तो हमारे माताओं बहनों को टंच माल का, उससे भी आप सहमत होगी? क्या इस देश में जिन लोगों ने आतंकवादी गतिविधियों में फंडिंग जाकिर नाइक टाइप लोगों ने की, उनके साथ भी उन्होंने कहा इनसे अच्छा कोई देशभक्त नहीं हो सकता, उससे भी आप सहमत होगे? शायद होगे। देश के सेना के शौर्य को लेकर के, पुलवामा की घटना को लेकर के जिस प्रकार से सेना पर टिप्पणी की, शायद उससे भी आप सहमत होंगे। मुंबई हमले को लेकर आप केवल वंदे मातरम के अगर आप रचयिता हो, शहीद नमन करते हैं भैया सुन तो लो, मैंने तो आप क्यों से परेशान हो जाते हो? योगेश जी बहुत कम टाइम बचा है। मैं 5 मिनट आपको सुन रहा था, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया ना। योगेश जी बहुत कम टाइम बचा है। योगेश जी चलिए, मुझे लगता है ये डिबेट कहीं और चली गई, और जिस तरीके से ये पूरा अब जो मामला है या जो जिस तरीके के बयान है, और मुझे लगता है कि समय की कमी है। दोनों मेहमानों से माफी चाहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दिग्विजय सिंह के जो बयान होते हैं वो कहीं ना कहीं सियासी हलकों में इस तरीके के बयान होते हैं कि दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो जाती है। और जिस तरीके से आज सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर जो बयान दिया गया है, उससे अब राजनीति गर्मा गई है और प्रदेश में अलग अलग तरीके के बयान आने शुरू हो गए। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब उनकी तरफ से भी पलटकर बयान आने लगे। फिर दिग्गी के बिगड़े बोल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।